हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं और उद्देशिका से संबंधित प्रश्नों को। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और एक अच्छे क्वालिटी यानी स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रश्न है जो आपको बना करके देखना चाहिए कि प्रश्न हमसे कितने सॉल्व हो पा रहे हैं और प्रश्न कहाँ से बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। तो आपको पता होगा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता तीन शब्द को जोड़े गए थे। तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, 1 और 3। आपको पता होगा कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो है वो भारतीय प्रस्तावना में प्रथम पैरा में जोड़ा गया है। प्रथम पैरा में ये दो शब्दों को जोड़ा गया है, जबकि छठा पैरा है उसमें अखंडता को जोड़ा गया है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कौन से पैरा में जोड़ा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो गणतंत्र मतलब होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। गणतंत्र का तात्पर्य है जो राज्य का प्रमुख होगा, जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, वो पद वंशानुगत नहीं होगा, यानी उसका चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होगा। यानी कि यहाँ पर राजतंत्र नहीं होगा। राजतंत्र में होता है कि जो राजा होता है उसका पुत्र ही राजा बनता है, यानी पद वहाँ पर वंश के अनुसार चलता है। जबकि गणतंत्र में यहाँ कोई भी व्यक्ति इस पद पर आसीन हो सकता है जो योग्य हो उस बनने के, जो जनता के द्वारा चुना जाएगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर देखें तो उपरोक्त अगर देखें दोस्तों तो सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करता है। भारतीय जो अगर प्रस्तावना को अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता होगा कि 3 प्रकार के न्याय की बात करता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसके बाद देखिए तो विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी बात करता है। आपको पता होगा कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय प्रस्तावना में उल्लेख है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। वहीं बात करें दोस्तों अवसर की समानता, तो यहाँ पर भी आपको पता होगा कि 2 प्रकार की समानता, एक अवसर की समानता, एक प्रतिष्ठा की समानता की बात करता है, यानी व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आपको याद होना ही चाहिए दोस्तों। उसको रोज दिन सुबह उठ के 2-3 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। आपको पता होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसके साथ देखें तो विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मित मर्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतवत के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। रोज दिन सुबह सुबह उसको 2 से 3 बार पढ़िएगा, 2 से 3 दिन में याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो ये पढ़ के बताया दोस्तों कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो आरंभ होती है हम भारत के लोग से। तो यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के बारे में कौन सा सही है। भारत की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है। तो भारत की प्रस्तावना के बारे में अगर देखा जाए दोस्तों तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में संविधान के लागू के समय नहीं थे। तो यहाँ पर बिल्कुल ये सही हो जाएगा। आपको पता होगा कि ये जो शब्द हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये कब जोड़ा गया है तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। तो इस तरह से ये सही है, लेकिन यहाँ पर देखें तो बी, सी और डी आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि उक्त शब्द को 1977 में नहीं बल्कि 76 में जोड़ा गया है।
उक्त शब्द 1985 संशोधन में जोड़ा गया है, तो ये बिल्कुल गलत है। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, तो यहाँ पर ये भी गलत है, क्योंकि संविधान का प्रस्तावना का अंग अब बन गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो वेलफेयर स्टेट का क्या उद्देश्य है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यही लोकतंत्र का रूल है कि जहाँ पर लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान किया जाए, वही लोकतंत्र में काम होता है। यहाँ सभी की कल्याण की बात नहीं होती लोकतंत्र में, सिर्फ यहाँ पर ये देखा जाता है कि इससे कितने लोगों का कल्याण हो रहा है, यानी अधिकतम लोग का कल्याण हो रहा है, उसी काम को किया जाता है। यानी अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख लोकतंत्र की सबसे अच्छी देखा जाए तो काम करने का सही तरीका है, और यही इसका लक्ष्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो यहाँ पर उद्देशिका को अगर देखा जाए, चलिए इसको देख लेते हैं कि पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेलिकल प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। तो ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर ये यहाँ पर राइट दिख रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका को प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, इसकी प्रकृति न्यायोक्त नहीं है। तो बिल्कुल सही है कि इसके आधार पर न्यायालय जो है किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं करेगी, और इसके आधार पर किसी भी प्रकार की जो कोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया है इसको बेस मान करके डिसीजन नहीं सुनाएगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, 30 का संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो प्रस्तावना को संशोधन किया जा सकता है, और अभी वर्तमान तक अगर देखें तो मात्र एक बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, वो है 42वें संविधान संशोधन। इसके बाद देखें तो संविधान की विशिष्ट प्रावधानों की यह रद्द नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर देखें तो 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय गणतंत्र की 26 नवंबर 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो जब 1950 के समय संविधान लागू हो गया था, तो उसमें पता होगा कि उसमें 3 शब्द नहीं होंगे। कौन कौन सा? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो शब्द को हटा करके आप इसको पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहाँ पर समाजवादी को काट देंगे तो उस जगह समाजवादी की जगह में लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु, तो यहाँ पर इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर समाजवादी उस समय नहीं था। तो यहाँ पर सी आंसर आपके बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कौन सही है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों सही है। जब आप पढ़ते हैं दोस्तों जी सामाजिक समानता की बात, तो प्रस्तावना में भी देखने को मिलता है, आप नीति निर्देशक तत्व वगैरह में भी देखने को इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन सामाजिक समानता अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो समानता है वो यहाँ पर गांधी जी और नेहरू जी की सामाजिक समानता की बात कहा गया है। यहाँ पर वो जो सामाजिक समानता जो होती है आपका मार्क्सवादी सामाजिक समानता, वो यहाँ पर स्थापित भारत में बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन अगर ए देखें तो सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी, तो भी गलत हो जाएगा। तो सामाजिक समानता जो है संविधान में प्रत्याभूत है, जब संविधान लागू हुआ तब से इस चीज़ को डाला गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष का मतलब हो जाएगा आपका कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर एग्जाम में धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों शब्द देगा तो वहाँ पर आप पंथ निरपेक्ष कीजिएगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष हमारे संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। उसके लिए पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन सुविधा के लिए धर्मनिरपेक्ष देता है लोगों को पढ़ने में ताकि आसानी हो। तो पंथ निरपेक्ष हमारे संविधान में उल्लेख है, और इसका मतलब होता है कि राज्य का कोई अपना, राज्य का या देश का जो भी है उसका कोई अपना धर्म नहीं होगा,
वो इस मैटर में तटस्थ रहेगा, यानी कि वो इस मैटर में शांत रहेगा और सभी के धर्मों को सम्मानपूर्वक सम्मान करेगा। किसी के विषय में कोई टीका टिप्पणी राज्य सरकार नहीं करेगी, यानी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा और न ही कोई सी धर्म का वो संरक्षण देगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो यहाँ आपको पता होगा दोस्तों कि 75 को याद रखिएगा कि 75 पूछेगा या 78 पूछेगा, तो उसको ध्यान में रखना है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना मात्र एक संशोधन है, जो इस संशोधन के द्वारा 3 शब्द लाए गए थे। उसमें पहला था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, दोनों को प्रस्तावना के प्रथम पैरा में और अखंडता को छठे पैरा में जोड़ा गया। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, अखंडता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो कौन सा शब्द उद्देशिका में नहीं है, तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो आपका हो जाएगा लोक कल्याण। लोक कल्याण की जो बात है भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख नहीं है, बल्कि यहाँ पर समाजवादी, पंथ नीचे और प्रभुसत्ता संपन्न, ये सभी जो हैं शब्द आपके संविधान की प्रस्तावना में उद्देशिका में देखने को मिल जाएंगे। लोक कल्याण की बात देखें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, डीएसपी, उसमें देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये वाद जो देखा जाए दोस्तों तो 1994 में मार्च में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय में इस चीज़ को प्रस्तुत किया गया था। ये देखें तो 9 जजों के द्वारा मिल करके एक डिसीजन दिया गया था, उस चीज़ में इसका उल्लेख था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की अगर विशेषताएं को पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि संसदात्मक सरकार ये भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी है और संघात्मक सरकार ये भी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों तो अध्यक्षात्मक सरकार ये हमारे भारत देश के संविधान की विशेषता नहीं है, बल्कि अमेरिका के संविधान में देखने को मिलता है अध्यक्षात्मक सरकार। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा, ये हमारे देश के संविधान की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो संप्रभु सत्ता। यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। संप्रभु सत्ता से क्या तात्पर्य है दोस्तों, तो संप्रभु मतलब होता है कि कोई भी राज्य अपने आप को आंतरिक एवं बाहरी मामले में निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, यानी कि आंतरिक और बाहरी मामले से संबंधित निर्णय लेने में किसी भी देश का उस पर दबाव न हो, यानी किसी का आधिपत्य वो राज्य न हो, उसी को कहा जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी अपने आप में वो संपन्न है आंतरिक और बाह्य दोनों मामले में लेने में, तो उसी को कहा जाता है संप्रभुत्व संपन्न। यानी कि अगर देखिए तो यहाँ पर स्वतंत्र राज्य कर सकते हैं, यानी कि अपने निर्णय लेने में वो स्वतंत्र है, आंतरिक और बाहरी मामला में उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की सिलसिला में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा क्रम सही हो जाए, तो आप इसको बताए थे कि पढ़िएगा कि हम भारत के लोग, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी, गणतंत्र। तो यहाँ पर इसका अगर देखा जाए तो क्रम जो सही हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा। इसको पढ़िएगा, प्रस्तावना तो याद होना ही चाहिए, हर बालक को याद होना चाहिए, हर आदमी को याद होना चाहिए, और संविधान की जानकारी सभी को होनी चाहिए। अपने देश के शासन व्यवस्था को समझने के लिए इसकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता है, तो भारत की प्रस्तावना को वर्णित करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। आपको पता होगा धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में जोड़ करके इसको शामिल किया गया है। जो आप सुनते होंगे कि बार बार बात उठती है कि 42वें संविधान संशोधन के प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए इनको उसको हटाया जाए, फिर से मूल संविधान को
वास्तविक स्वरूप में लाया जाए। तो उठता है बात, क्योंकि इस समय देखें तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था 42वें संविधान संशोधन में, जिस तरह से परिवर्तन हुआ और नए चीज़ों को शामिल हुआ, इस चलते 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इतना इसमें परिवर्तन हुआ था। तो चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो उसकी व्याख्या की गई है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो भी रूपरेखा अगर दी गई है भारतीय संविधान में उद्देशिका में, उसकी व्याख्या कहाँ किया गया है। तो यहाँ पर मूल अधिकारों के अध्याय में भी किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में भी किया गया है, तो ए बी में भी किया गया है। चलिए अगला देखते हैं ऑप्शन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य के अध्याय में, यानी कि जो बात उद्देशिका में उल्लेख किए गए हैं उसको मूल रूप से जो अधिकार है उसमें भी निहित है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें भी निहित है, और मौलिक कर्तव्यों में भी निहित किया गया है। यानी कि जो उद्देश्य निर्धारित प्रस्तावना में है उसको व्याख्या कहाँ किया गया है, तो यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो प्रस्तावना में आपको पता होगा दोस्तों कि हम बताए थे कि स्वतंत्रता की अगर बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। हम प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन से नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक समानता की बात यहाँ पर आप देखेंगे तो आर्थिक में स्वतंत्रता और नहीं समानता की बात कहा गया है, बल्कि आर्थिक न्याय की बात कहा गया है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। जबकि स्वतंत्रता में कहा गया है कि विचार की स्वतंत्रता होगा, साथ में विचार प्रकट करने की भी स्वतंत्रता होगा, और विश्वास की भी स्वतंत्रता होगा, धर्म की स्वतंत्रता होगा, और धर्म की उपासना की भी स्वतंत्रता होगा। यानी कि वो देखें तो किसी धर्म को मानने की भी स्वतंत्रता होगा। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय और 2 प्रकार की समानता और बंधुता का प्रयोग जो है प्रस्तावना मात्र एक बार हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। देखिए प्रश्न कितने बार रिपीटेड है, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन कौन से शब्द नहीं थे दोस्तों, तो आप बता सकते हैं कि समाजवादी हो जाएगा, इसके साथ ही अगर देखिएगा तो आपको पंथ निरपेक्ष हो जाएगा और अखंडता हो जाएगा। यानी कि 1, 2 और 3 शब्द निहित नहीं थे, जबकि गणराज्य जो है वो पहले से उपस्थित थे। तो यहाँ पर इसका आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान में दिया गया आमुख, नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि चलिए इस आमुख को देखा जाए और इसको बनाते हैं। पहला है कि न्यायालय में लागू होता है। इसके बाद कहता है दोस्तों कि जो आमुख न्यायालय में लागू होता है, तो आपको बताए थे फर्स्ट में ही कि ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, यानी न्यायालय इसमें आधार पर कोई भी निर्णय नहीं देगा प्रस्तावना के आधार पर। महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है, तो ये बात सही है कि महत्वपूर्ण है और उपयोगिता भी है, तथा शासन करने के उद्देश्यों का उल्लेखित करता है, ये भी बिल्कुल सही, और संविधान की कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो 2, 3 और 4 उपरोक्त यहाँ पर अगर देखें तो 2, 3 और 4 सही होगा, बल्कि ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर डी बिल्कुल सही होगा। यानी कि ये संविधान जहाँ संदिग्ध है, पढ़ने में संदिग्ध है, भाषा असंदिग्ध है, जिसको समझ में नहीं आ रही है, तो आप प्रस्तावना को पढ़िए, समझ में आएगा। लेकिन कोर्ट में कोई भी निर्णय आप देते हैं तो इसके आधार पर आप नहीं दे सकते हैं, प्रस्तावना के आधार पर, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि समाजवादी और तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। तो कब सम्मिलित किए गए थे दोस्तों, तो ये आपको पता होगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, साथ में अखंडता को याद रखिएगा। 3 ही शब्द जोड़े गए थे और बार बार यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता से, यानी सार्वभौमिकता,
तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि सार्वभौमिकता यानी सर्वसंपन्न सार्वभौमिकता जो हम लोग पढ़ते हैं, इसका मतलब कि सभी जो हैं लोग एक समान मानव हैं और सभी का विवेक होता है तथा यह इस चीज़ को सिद्ध करता है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, सार्वभौमिकता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। अब देखिए दोस्तों कि भारतीय संविधान में कौन सी चीज़ को कहाँ कहाँ से लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम उसी को देखेंगे। तो मौलिक अधिकार आपको पता है कि कहाँ से लिया गया है, और वहाँ पर पूछा जा रहा है आपको मौलिक कर्तव्यों को। तो मौलिक कर्तव्य आपको पता होगा कि रूस से लिया गया है। इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। पूर्व सोवियत संघ रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। वहीं अमेरिका के संविधान से अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ से क्या लिया गया है, तो आपको पता है कि बहुत कुछ लिया गया है, लेकिन अभी फ़िलहाल के याद रखिए कि जो आपका मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। जो प्रश्न बार बार बनते हैं मौलिक अधिकार से, साथ में राष्ट्रपति का जो पद हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, इसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन जो हमारे देश में है, वो भी व्यवस्थाएं यहीं से लिया गया है। पता है ब्रिटेन के संविधान से क्या है, तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा भी याद रख सकते विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया हो गया, संसदीय विशेषाधिकार जो है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये सब चीज़ें ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और फ्रांस के संविधान से अगर बात करें तो फ्रांस के संविधान से हो गया गणतंत्रीय शासन प्रणाली लिया गया है। साथ में अगर देखें तो जो फ्रांस क्रांति हुआ था 1789 में, वहाँ से प्रेरित होकर के स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो सिद्धांत है लिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरणों से प्रभावित हुए थे। तो आपको पता होगा कि राज्यसभा में गठन की प्रतिभा के लिए यहाँ पर कुछ व्यक्तियों को नामित किया जाता है। तो ये प्रस्ताव कहाँ से लिया गया है, तो आपको यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व तथा जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, जो विशेष अनुभव और प्रतिभा रखते हैं, उनके भी जो नियुक्ति के प्रावधान है कहाँ से लिया गया है, तो आयरिश यानी कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। साथ में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है उसकी भी रूपरेखा वहीं से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है। तो संसदीय काल अगर बात करें दोस्तों, संसदीय काल में जो आप लोग देखते हैं शून्यकाल जो 12 से 1 के बीच में होता है, तो एक व्यवस्था अगर देखें तो भारत की देन है। इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों के कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है। यानी पूछ रहा है दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसको याद रखिएगा कि आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व तथा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत प्लस में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, इन सभी चीज़ों का उल्लेख देखें तो आयरलैंड के संविधान से हमारे देश में प्रेरित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। यानी कि जो अमेरिका के लक्षण संविधान में देखते हैं वो भारतीय परिसंघ में भी दिखाई देती है। दोनों को बताया है कि क्या ऐसे चीज़ हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। आपको पता होगा कि जो उच्चतम न्यायालय में अगर देखें जो न्यायिक पुनर्विलोकन है दोस्तों, ये सब कहाँ से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसीलिए भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। एक साइड दिया है भारतीय संविधान के पद और जिस देश से अपनाया गया है। तो चलिए इसको भी मिलाते हैं कि कौन देश से कौन कौन लिया गया है। तो आपको पता होगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा आपका आयरलैंड से लिए गए हैं। इसको ऐसे कीजिए। मूल अधिकार कहाँ से हैं? तो मूल अधिकार आपको पता होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद देखिए तो संघ और राज्य संबंधी समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा कि जो समवर्ती सूची है, जो इसके साथ ही साथ केंद्र और राज्य में संबंध की बात है, तो सभी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला जो डी दिखाई दे रहा है कि भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, तो संघ की बात कहाँ लिया गया है? तो संघ की बात आपको पता होगा कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये हो जाएगा चौथा के दूसरा। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा कि कनाडा से सबसे ज़्यादा पूछा वही जाता है कि संघीय शासन प्रणाली जो है कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। और जो राज्यपाल का पद भी है वो कनाडा से ही लिया गया है। तो दो जो विशिष्ट हैं जो बार बार पूछे जाते हैं उसको याद रखिएगा। और जो संघ राज्य के बीच शक्तियों का जो विभाजन है वो भी कनाडा के संविधान से ही प्रेरित है। अगला प्रश्न है कि भारत की समवर्ती सूची की संकल्पना उत्कृष्ट की है। तो समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से उत्कृष्ट है, यानी कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा कि समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से याद रखना है कि समवर्ती सूची शक्तियों का विभाजन, जो राज्य में शक्तियों का विभाजन होता है, केंद्र और राज्य का संबंध, साथ में अगर देखें तो प्रस्तावना की जो विशिष्ट भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही प्रेरित है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सूची को मिलाइए। एक साइड देखिए तो सूची एक है, एक साइड दूसरी सूची है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो विधि का शासन, तो विधि का शासन कहाँ है? तो विधि के शासन की शुरुआत देखी जाए तो इंग्लैंड से होता है और भारत देश में भी यहीं से लिया गया है। तो हो जाएगा विधि का शासन इंग्लैंड। इसके बाद अगर देखें तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो जाएगा आपका जापान। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से है दोस्तों? तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ से जापान से जो वीवीआई है पूछा जाता है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो जापान से। और राष्ट्रपति के विचार, राज्यपाल के द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कहाँ से लिया गया है? तो आपको पता होगा राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल के द्वारा विधेयक को सुरक्षित जो रखना है ये लिया गया है आपका कनाडा से। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। साथ में विशिष्ट उभयनिष्ठ सूची, और विशिष्ट उभयनिष्ठ सूची जो लास्ट बचा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर ए, यानी कि कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इस तरह से इसको मिला लीजिएगा। अगला है कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये सब ज़्यादा है दोस्तों, अगर एक दो बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा और प्रश्न यहाँ से बनते रहते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। जैसे कि मूल अधिकार कहाँ से, तो आपको याद होगा कि मूल अधिकार कहाँ से लेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके बाद देखिए तो शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली कहाँ की देन है दोस्तों? तो ब्रिटेन की देन है। तो यहाँ पर हो जगह है यूके। आपात बंद कहाँ से? तो आपात बंद आपको पता होगा कि जर्मनी से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से है? तो आपका हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया है। तो इस तरह से इसको मिला लीजिएगा। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर देखें तो सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रावधान या प्रारंभ हुआ था। तो लोकहित मुकदमा यानी जनहित याचिका कह सकते हैं दोस्तों, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हुआ था। तो जनहित याचिका जो हमारे देश में भी है, जो पीएन भगवती के समय लाया गया था, भी प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। जो उसमें न्यायाधीश थे और जनहित याचिका का उनको जन्मदाता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ कहाँ है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन जो है आपका पहले अमेरिका में था, उसी के देखा देखी भारत में भी इसको लाया गया, तो भारत में भी लागू किया गया। तो भारत और अमेरिका यानी यूएसए दोनों में है। न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित है दोस्तों कि कोई भी निर्णय अगर जज के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया जाता है तो क्या होता है कि एक वो कानून बन जाता है। उस तरह से देखा जाए तो
वो उसके के आधार पर, एक साक्ष्य के आधार पर अगली बार उससे संबंधित कोई मैटर आता है तो उसको निर्णय देता है। लेकिन यहाँ पर न्याय पुनर्विलोकन के मतलब हो गया कि जो उन्होंने पहले निर्णय दिया है उसको अब वो बदल भी सकते हैं, उसको पुनर्विलोकन भी कर सकते हैं। यानी कि जो उन्होंने निर्णय दिया है अपने निर्णय पर वो कायम रहना और उसको फिर से बदल देना उनके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि कोई डिसीजन उन्होंने दिया उसके आप पुनर्याचिका डाल सकते हैं कि उसमें फिर से आप विचार करने के लिए आप उसको दे सकते हैं कि उसको दीजिए, शायद इसमें गलती हुआ तो इसको बदला जा सकता है, यानी पुनर्विलोकन की शक्ति। तो ये भारत में भी है और अमेरिका में भी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन था कथन अगर देखा जाए सत्य है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं दोस्तों वो कैसी है, तो संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में देखिए दोस्तों, तो भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रणाली प्रचलित है। और आपको पता होगा कि थोड़ा सा यहाँ पर बोला जाता है अर्ध संघीय, इसी के लिए एक प्रयोग किया जाता है वर्ड की अर्ध संघीय। भारतीय शासन प्रणाली कैसी, तो अर्ध संघीय शासन प्रणाली है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अर्ध संघीय आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जाता है। केसी व्हीलर के द्वारा इस शब्द को व्याख्या किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में, तो किस आधार पर भिन्न है दोस्तों, तो भारत में क्या है, जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है। तो यहाँ पर ब्रिटेन में क्या है दोस्तों, वहाँ पर जो है वो जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा कि इस आधार पर भिन्न है यहाँ के। वास्तविक आप इसको ऑप्शन को देख लें तो वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, तो बिल्कुल यहाँ पर सही ही है और दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। वास्तविक कार्यपालिका कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं और उसी प्रकार ब्रिटेन में भी है। नाम मात्र कार्यपालिका कौन है, तो राष्ट्रपति हैं। इसके बाद सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली सेम यहाँ भी है, वहाँ भी सामूहिक उत्तरदायित्व कौन होता है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। द्विसदनीय विधायिका सेम है, यहाँ पर भी द्विसदनीय, लेकिन यहाँ पर देखें तो न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, वहाँ न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली नहीं है। ब्रिटेन में संसदीय को सर्वोच्च माना गया है। यानी यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे प्रणाली में अगर ब्रिटेन प्रणाली को देखा जाए तो ब्रिटेन प्रणाली में क्या है कि वहाँ जो है वो संसदीय प्रणाली जो है वो सर्वोच्च है। यानी कि वहाँ पर जो कानून बन गया उसको फिर से न्यायिक पुनर्विलोकन करने की शक्ति नहीं है। लेकिन हमारे देश में ऐसा है कि आप अगर किसी मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय संज्ञान में लेते हुए उसको बदल भी सकती है। तो इस तरह से शक्तियाँ अलग देशों में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था इनमें से किस देश से भिन्न है, तो यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा आंसर ए, कनाडा से भिन्न है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा कि संघात्मक व्यवस्था अगर देखा जाए दोस्तों तो कनाडा से भिन्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम। तो आपको देखा जाए तो यहाँ आपको इन सभी में कनाडा की सेम है, क्योंकि भारतीय संघात्मक व्यवस्था जो अपनाया गया है वो कनाडा की ही व्यवस्था से अपनाया गया था। संघीय प्रणाली कनाडा की व्यवस्था से, राज्यपाल का पद वहीं से और संघ राज्य की विशक्तियों का विभाजन भी कनाडा से। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि हाँ वहाँ में कुछ खास भिन्नता नहीं है बल्कि सेम है। जबकि अगर देखें संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम में सब में भिन्नता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में किस देश के संविधान से ली गई है। तो यहाँ पर देखिए तो न्यायिक पुनरीक्षण की जो संकल्पना है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। वहाँ भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है दिया गया है और यहाँ पर भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। तो कौन सी विशेषता है दोस्तों भारतीय राजतंत्र की नहीं है, तो यहाँ पर अगर देखें तो सत्तावादी सरकार इसकी विशेषता नहीं है, बल्कि अगर देखें तो एक संविधान संगत सरकार इसकी विशेषता भी देखने को मिलता है। लोकतांत्रिक सरकार है और विधि का शासन भी है। तो यहाँ पर हो जाएगा सत्तावादी सरकार, ये अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण है। बृहद मतलब समझ सकते हो विशाल।
तो यानी बड़ा होने का क्या कारण है? तो यह बड़ा होने का कारण यह है दोस्तों, यहाँ पर उपयुक्त को देखा जाए तो यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। यानी कि यहाँ पर संघ के लिए भी एक ही संविधान है और राज्य सरकार के लिए भी एक ही संविधान है। दोनों के लिए अलग अलग संविधान की व्यवस्था नहीं किया गया है, इसलिए थोड़ा सा ये बृहद है, बड़ा है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो यहाँ पर हो जाएगा जी ऑस्टिन ने कहा है। तो इसको यहाँ पर ये हो जाएगा। ये 4-5 परिभाषाएं जो दी हैं दोस्तों, जैसे केसी व्हीलर दिए हैं, सर आइवर जेनिस दिए हैं, डी बसु दिए हैं, तो इन लोगों को भी रिलेटेड जो परिभाषाएं हैं उसको याद रख लीजिए। प्रश्न पूछते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये कथन दिया है दोस्तों आपका BR अम्बेडकर जी ने। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर जी। अगला प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। इसका मूलभूत अगर लक्षण देखा जाए तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, तो बिल्कुल सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, तो भी बिल्कुल सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, तो भी सही है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन देखें तो यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें तो व्यवस्था मूलभूत लक्षण दिखाई देते हैं 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। जबकि अगर देखा जाए दोस्तों तो एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखें तो राज्य और केंद्र के लिए शक्तियों का पृथकीकरण किया गया है। तो इस तरह से 1, 2, 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो इसकी राजनीतिक पद्धति के बारे में अगर देखा जाए तो कौन सा सही नहीं है, तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य बिल्कुल सही है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। इसके बाद देखें तो संसदीय पद्धति की सरकार, ये भी बिल्कुल संसदीय पद्धति की सरकार है, यानी संसद यहाँ पर देखें तो सारे कार्य पद्धति के आधार पर चलती है, यहाँ पर संसद के द्वारा ही। इसके बाद होता है संघीय नीति को अपनाया गया है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखें तो राष्ट्रीय पद्धति की सरकार ये बिल्कुल नहीं है, तो इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो परिसंघीय इससे निर्धारित होता है दोस्तों कि केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का वितरण किया गया है, यानी दोनों को अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का हक दिया गया है। और यहाँ पर देखें तो न राज्य को सर्वशक्ति बनाया गया है, न केंद्र को सर्वशक्ति बनाया गया है, लेकिन व्यवहारिक रूप में देखा जाता है कि केंद्र की ओर थोड़ा सा झुकाव देखने को मिलता है कि केंद्र थोड़ा सा शक्तिशाली होती है। तो चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगर अगले वीडियो में। अगला प्रश्न को नहीं करते क्योंकि लंबा हो जाएगा तो आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। और इसके बाद जो है जो कुछ प्रश्न बचे हुए हैं इससे रिलेटेड, जैसे नागरिकता से संबंधित होंगे, इसके अलावा और कुछ इससे संबंधित होंगे, जैसे कि किसने कहा, राइटर के नाम वगैरह 1, 2, 4 प्रश्न होंगे, और इससे रिलेटेड 2, 4 प्रश्न और होंगे। तो लगभग और 50 प्रश्न का संग्रह बचता है, उसको भी देख लेंगे। तब तक के लिए इतना को बनाइए, अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिए। और इसके बाद जो आपका टॉपिक अगला होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, उससे भी संबंधित प्रश्नों को लेकर के आएंगे हम लोग, मूल अधिकार जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10 टॉपिक में हम लाएंगे वीडियो को, 10 से 12 टॉपिक में, जो पूरा संविधान को कवर कर देगा और एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद।